सी डिसोल्यूशन हम लोगों ने देखा कि ये एक ऐसा सिचुएशन है वेयर द फर्म इज़ क्लोजिंग डाउन ऑल इट्स ऑपरेशंस। बिजनेस बंद हो जा रहा है। ठीक है। तो पार्टनर्स लोगों ने जितना भी इन्वेस्ट किया है इस बिजनेस में, जितना भी उन लोगों का कैपिटल है, वो लोग विड्रॉ करेंगे, लेकिन इट इज़ प्रोवाइडेड कि वो लोग पहले अपना आउटसाइडर्स का जो भी लाइबिलिटी है उसे वो लोग पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला काम ये होता है पार्टनर्स लोगों का कि जो भी ड्यू है बाहर के लोगों के पास, वो उसे साफ साफ क्लियर करें। पहले क्लियर करने के बाद ही जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है, ठीक है, वो रिमेनिंग अमाउंट पार्टनर्स के बीचों बीच शेयर होता है। लेकिन यहाँ पे ये हम लोगों ने कहा जहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन हो, सब कुछ ओके है। ओके मतलब देखो, ये डिसोल्यूशन इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन। व्हाट आई मीन टू से हियर इज व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब उन लोगों के पास पैसे हैं, ठीक है, उन लोग का बैंक में नेगेटिव पैसे नहीं है, मतलब उन लोग का उल्टा नहीं हो गया है कि पैसे जितने बैंक में रहने चाहिए उतने तो है ही नहीं, प्लस नेगेटिव हो गया, जीरो से भी नीचे चला गया कि अब उन्हें बैंक को पैसे लौटाने पड़ेंगे। दे हैव ओवर यूज्ड देयर अकाउंट। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि व्हेन अ पर्सन is unable to clear any outsider's liability, the reason being no money left in his account. उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, एंड दिस इज द रीजन दैट ही इज गिविंग दैट कि हम और क्लियर नहीं कर सकते बाहर वालों का पैसा, आप हमारा कॉलर मत पकड़िए। हमें तो पता है कि जब भी किसी को हम लोग पैसे देते हैं या देना देना होता है हमें, तो वी ऑलवेज से कि भैया आपने जो भी आपको आपका ड्यू है वी विल ट्राई टू पे इट ऑफ, बट आप कुछ दिन टाइम दीजिए। अब जब टाइम होने के बाद भी अगर जो पैसे जिसे चाहिए वो अगर उसे पैसे अगर नहीं मिलेगा, तो दैट पर्सन विल कम इन टू योर हाउस एंड वो आपसे पैसे मांगेगा, क्लेम करेगा कि मेरे पैसे मुझे अभी आप क्लियर करिए। But what if the partner, or what if the person is having no money left in his bank account or no money left in his pocket, या फिर उसके पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, उसका प्राइवेट एस्टेट भी नहीं है कि वो पैसा क्लियर कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में उसे कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में जाके उसे अपने दोनों हाथ उठा के कहना पड़ता है कि सर, आई हैव लॉस्ट ऑल माई मनी, आई एम अनेबल टू पे एनी मनी टू द आउटसाइडर्स, प्लीज आस्क देम नॉट टू डिस्टर्ब मी, प्लीज आस्क देम नॉट टू हैरास मी। बट ऐसे कोर्ट तभी कर सकता है जब कोर्ट सेटिस्फाई हो कि द पर्सन इज एक्चुअली सेइंग द ट्रुथ। ठीक है, द पर्सन इज ट्रूथफुल एंड ही इज नॉट इन द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग आउटसाइडर्स, मतलब क्रेडिटर्स को वो डिसीव नहीं करना चाहता है। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन इज एक्चुअली हैव नो मनी, इन दैट केस एज पर इंसॉल्वेंसी एक्ट the court orders, or the court states that the person is insolvent. And when a person becomes insolvent, no one can touch that person for claiming his or her money. मतलब ये तो बहुत मज़े की बात है कि आप अपने आप को इंसॉल्वेंट करार कर दीजिए, कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट करिए, आपके जो भी लेनदार हैं ना वो आपके पास आएंगे, पैसे मांग सकते हैं, लेकिन वो आप पे कुछ भी केस नहीं कर सकते, आपको जोर नहीं कर सकते, आप में कोई प्रेशर नहीं डाल सकते, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट। But what if some of the partners are solvent and some of the partners are insolvent? What if the situation is different and few, suppose there are three partners in the firm, one of the partner is insolvent and the other two are not, and the other two are solvent. Insolvent मतलब मैं वापस बताता हूँ, जिसके पास पैसे नहीं है। और वी नो दैट पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि अगर आपको बाहर वालों को ड्यूज क्लियर करना है तो ऑल द पार्टनर शुड ड्यूली क्लियर ऑल द ड्यूज कलेक्टिवली। ठीक है, सब लोग मिलके वो पैसे ड्यू वो पेमेंट करेंगे। क्योंकि हम लोग जो रियलाइजेशन अकाउंट में देखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में अनटिल एंड अनलेस अ सिंगल पार्टनर टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग ऑफ एनी ऑफ द स्पेसिफिक लाइबिलिटी,
अगर कोई एक पार्टनर कोई एक पर्टिकुलर लाइबिलिटी का टेक ओवर नहीं करता है और उसको पेमेंट करने का जो गारंटी है वो नहीं करता है, तो फिर इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू क्लियर द ड्यूज। तो यहाँ पे अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है या मल्टीपल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, इन दैट केस इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सॉल्वेंट पार्टनर टू क्लियर द ड्यूज। ये तो बड़ी ही मुश्किल वाली बात है कि जो लोग इंसॉल्वेंट हैं उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो सॉल्वेंट है उनको पैसे देने पड़ेंगे। सो देयर इज अ सिचुएशन, ये एक्चुअली एक कोर्ट केस हुआ था, इंग्लिश कोर्ट है, ये इंग्लिश लॉ है, ठीक है। मिस्टर जस्टिस जोई इन 1904 ही हैव गिवन अ डिसीजन, ठीक है, ही हैव गिवन अ डिसीजन। इसमें तीन पार्टनर्स का एक फर्म था, गार्नर, मुरे एंड विल्किंस, ठीक है, ये तीन लोग थे। The assets of the firm on dissolution after satisfying all the liabilities to creditors and advance by Murray from partners were insufficient to repay the capital in full. There was a deficiency of £635 and the capital account of Wilkins was showing a debit balance of £263. Nothing could be recovered from Wilkins owing to insolvency. The decision was given by Mr. Justice Joey in 1904. डिसीजन क्या था उसके पहले समझ लेते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे, कि तीन लोग थे, गार्नर, मुरे एंड विल्किंस। इनमें क्या हुआ कि गार्नर और मुरे जो है ना, ये लोग के पास पैसे थे, और ये जो विल्किंस है इसके पास पैसे नहीं है। अभी क्या हुआ कि फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने के बाद क्या होता है कि हमारे पास जो भी पैसे बचे हुए रहते हैं ना, जो भी कैपिटल का बैलेंस होता है, दैट कैपिटल बैलेंस इज पेड टू द रिमेनिंग पार्टनर्स, paid to all the partners. Now, what if one of the partner is having negative capital balance? One of the partner is having debit balance in this situation, and Wilkins was the one. तो विल्किंस के पास $263, £263 का जो डेबिट बैलेंस था, और बाकी लोगों के पास और टोटल में डेफिशिएंसी था £635। कहने का मतलब है, डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि आपके पास लॉस है, आपके फर्म में डिसोल्यूशन का लॉस है £635, एंड वन ऑफ द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, और उसके पास नेगेटिव बैलेंस है £263। डिसीजन क्या दिया गया? बोला जा रहा है द सॉल्वेंट पार्टनर्स आर ओनली लायबल टू मेक गुड their share of deficiency and that the remaining asset should be divided among them in proportion to their capital. बढ़िया है। This is the decision that was given. मैं साफ साफ बताऊंगा अभी क्या है। In effect, the decision in Garner versus Murray boiled down to this. क्या क्या हुआ? The solvent partner should contribute to the deficiency of capital caused by loss on realization. देखो, ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन यूजुअली होता है ऐसे एक जगह पे, ऐसे एक सिचुएशन में, कि जहाँ पे जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसमें बहुत बड़ा लॉस आ जाता है, उसमें नेगेटिव पैसे आ जाते हैं। तो एक तो कैपिटल में ही पैसे कम है, ऊपर से रियलाइजेशन में भी नेगेटिव, मतलब लॉस हो गया। मेरा एसेट का जो पैसा है, जो रियलाइजेशन है, दैट इज लेस देन व्हाट आई हैव टू पे टू द आउटसाइडर्स। तो यहाँ लेस हो गया। तो बोला जा रहा है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है ना, जितना भी आपको लॉस हुआ ना, वो पैसा आप कंट्रीब्यूट करिए वापस से, वो पैसे आप वापस से कंट्रीब्यूट करिए, ठीक है। और जो बाकी पैसे बच जाएंगे ना, जो उसके जो लॉस बच जाएगा, डेफिशिएंसी, उसे कैपिटल रेशियो में आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। The net effect of what has been stated above is that the deficiency of capital of the insolvent partner get distributed among the solvent partner in the ratio of their last agreed capital ratio. मतलब जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है ना, जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, उसका तो कुछ नेगेटिव बैलेंस होगा ना भैया, उसका तो कुछ नेगेटिव बैलेंस होगा। जो नेगेटिव होगा या फिर जो डेबिट होगा ना, उसको हमें जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो लोग पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे उसको 0-0 करने में। किस रेशियो में देंगे वो पैसा? कैपिटल रेशियो में देंगे, ठीक है। यहां पे देखो नीचे कुछ एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, हम लोग इलस्ट्रेशन को थोड़ा पढ़ते हैं। A, B, C are partners. A contributed 1600, B 400, C 250, sharing profits and losses equally. टोटल कैपिटल जो है वो हो गया फिर 1600, 400 और 250,
कितना हो गया 2250 रुपया। ₹1350 वर लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल दी लाइबिलिटीज ऑन डिसोल्यूशन। चलिए 1350 रुपया हमारे पास बाकी है सबको पेमेंट करने के लिए। हेंस कैपिटल लॉस कितना हो गया? यहां पे देखो कि मेरे पास है कितना, मेरे पास 1350 रुपया है। आई हैव 1350 रुपीज इन टोटल, एंड टोटल कैपिटल जो डिसोल्यूशन होने के बाद ये कैपिटल पार्टनर लोगों को पेमेंट करना है कि नहीं? तो 2250 रुपया पेमेंट करना है। और पैसे कितने हैं? पैसे हैं 1350। सो अगर मैं माइनस करूं तो आई विल गेट टू नो कि कितना का मेरा नेट लॉस हो जा रहा है कि नहीं, कितना का पैसा जो है वो हम लोग पार्टनर्स को नहीं लौटा पा रहे हैं। सो इफ ऑल द पार्टनर्स वर सॉल्वेंट, अगर सब लोग सॉल्वेंट होते तो 300 कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच वुड हैव रिस्टोर्ड द कैपिटल। मतलब अगर सबका नॉर्मल पॉजिटिव सिचुएशन होता, सब लोग अगर आपके सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं, सबके पास पैसे हैं, ठीक है, इनसॉल्वेंट नहीं है, तो फिर ये 900 है टोटल, ये तीनों तो इक्वल पार्टनर है, तो 300 300 300 करके अगर वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं वापस में तो कैपिटल बैलेंस हो जाता है ना? इन दैट केस नथिंग कॉम्प्लिकेशन इज हैपनिंग, ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इफ ऑल द पार्टनर्स वर सॉल्वेंट 300 contributed by each would have restored the capital so that A, B, C would have got back their respective capitals, namely 1600 A को देंगे, 400 B को देंगे और 250 C को दे देंगे। But C being insolvent and his personal properties yielding nothing, A and B would contribute 300 each. यहाँ पे क्या हो गया सिचुएशन? यहाँ पे तो मुश्किल वाली सिचुएशन हो गई कि 900 रुपया का मेरा रियलाइजेशन लॉस है, सी जो है वो इंसॉल्वेंट निकला, तो इसका मतलब ये 300 रुपये जो है खाली ए और बी जो लोग सॉल्वेंट है वही लोग खाली दे पाएंगे, सी तो नहीं दे पाएगा, सी तो नहीं ले आ सकता। तो ऐसे सिचुएशन में खाली ए एंड बी वुड कंट्रीब्यूट 300 ईच। दिस विल ब्रिंग अप द फंड्स ऑफ द फर्म टू 1950, है ना? मतलब 1350 मेरे पास था, 600 रुपया मुझे मिला, ए ने दिया प्लस बी ने दिया, ठीक है, ए और बी ने दिया मिला के 600 रुपया, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया? 1950 रुपया, 1950 रुपया हो गया। लेकिन अभी भी कुछ पैसे जो हैं वो आपके इनसफिशिएंट है। चलिए आगे देखते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द डिसीजन इन गार्नर वर्सेस मुरे, these assets cash and bank amounting to 1950 should be contributed between A and B in the ratio of 4:1, मतलब उनका कैपिटल रेशियो में, ठीक है, उनका कैपिटल रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे, दैट इज द लास्ट अग्रीड कैपिटल। नाउ लेट अस लुक एट द एंटायर पिक्चर। एक बार हम लोग ये पूरा पिक्चर को देखते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पे फिर खड़ा हुआ। तो यहाँ पे देखो जो नेट सिचुएशन है वो हमारे लिए क्या खड़ा हुआ। लास्ट अग्रीड कैपिटल ए और बी का 1600 एंड 400 था, ठीक है। उसके साथ वो लोग क्या किए, अपना जो रियलाइजेशन का लॉस है उसे उन लोगों ने शेयर किया 300 और 300। उनके पास बच गए पैसे 1300 एंड 100। अभी देखो ये गार्नर वर्सेस मुरे में क्या होता है ना कि जो भी लॉस, ये जो आपको घाटा हो गया, ये जो आपका लॉस है, ये आपको लेके आना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रिंग इन, है ना, यू हैव टू ब्रिंग इन, ब्रिंग इन लॉस,
ठीक है, पैसे लेके आने पड़ेंगे। तो 1300 से वापस आपका 300 प्लस हुआ, 1600 और 400 आप पहुंच गए। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा टोटल लॉस कितना हो गया। 1950 हम लोगों ने अभी देखा ना, कुछ देर पहले मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया था, 1350 प्लस 600, वो हम लोग डिवाइड करेंगे इन कैपिटल रेशियो। क्या है कैपिटल रेशियो? ये जो 4:1 है, कहाँ से आया? ये है आपका 1600:400। ठीक है, सो ये काटेंगे तो 4 4s एंड 4 1s, तो 4:1 का रेशियो मुझे मिल गया। ये 4:1 में 1950 को आप डिवाइड करो, यू विल गेट, लेट मी ओपन कैलकुलेटर आपके लिए। 1950 divided by 5 into 4, we are getting 1560, and then divided by 4 करने से we are getting 390। सो ये दोनों का हम लोग को मिल गया। तो ये 1600 से अगर हम लोग ये माइनस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमें मिल जाता है 40 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ इन केस ऑफ ए एंड बी। डेबिट बैलेंस ऑफ सी भी आपका वही है, 300 माइनस 250, तो टोटल में 50। ये कैपिटल अकाउंट में किस तरह से हम लोग दिखाएंगे वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। सो दिस इज द वर्किंग नोट विच हैपन्स व्हेन वी सॉल्व गार्नर वर्सेस मुरे के हिसाब से सम। ठीक है, मैं फटाफट यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन 16 है, 17 है, ये इनके खाली कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं एज पर गार्नर वर्सेस मुरे। देखो जो भी डिफरेंस हम लोग डिसोल्यूशन में कर रहे हैं गार्नर वर्सेस मुरे के रूल में, ओनली कैपिटल अकाउंट में ही वो अलग सा दिखेगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है। बाकी जो भी आप लोग डिसोल्यूशन में करते हैं, लाइक ओपनिंग द रियलाइजेशन अकाउंट, selling all the liabilities, paying off all the selling all the assets, paying off all the liabilities, ये सब कुछ सेम रहेगा। The difference that we will be having here is only and only in capital account. So let us see how do we actually solve it. A, B, C 3 पार्टनर है, उन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 1:2:2। देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स क्या क्या है? A का है 10,000, B 10,000, C 2,000. The partner decided to dissolve the partnership after a succession of loss following a fall off in demand. On dissolution, there was a loss of 15,000 to be shared among the partners. C was insolvent and unable to contribute anything towards his deficiency, which had to be borne by his co-partners. चलिए, तो यहाँ पर भी C जो है वो आपका इंसॉल्वेंट हो गया। C जो है वो हमारा इंसॉल्वेंट हो गया, और बाकी जो दो पार्टनर हैं ये दोनों आपके सॉल्वेंट हैं। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि C का कितना डेफिशिएंसी हो रहा है। तो चलो एक बार देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस को लिखेंगे। तो यहाँ पे 10,000 10,000 एंड 2,000 दिया हुआ है, जस्ट राइट इट एज बैलेंस BD 10 and 10 and 2। ठीक है, नेक्स्ट कम्स देयर इज ऑन डिसोल्यूशन देयर वाज अ लॉस ऑफ 15,000 रुपीज। देयर इज अ लॉस ऑफ 15,000, 15,000 रुपये का लॉस है। ये 15,000 का जो लॉस है ना, उसका 1:2:2 के रेशियो में डिवाइड करो। ठीक है, सो 15,000 डिवाइडेड बाई 5, 3,000 इंटू 2, तो 6,000 6,000 3,000, सॉरी 1:2:2 है ना, तो ये 1 2 2, सो 3,000 6,000 6,000 ये हमारे रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस आएगा। देखो जो डिफरेंस है ना, जो चीज़ अलग होता है, ये जो लॉस है ए का, बी का और सी का, ये लोग जो सॉल्वेंट हैं, कौन कौन सॉल्वेंट है?
कौन कौन सॉल्वेंट है? ये बंदा सॉल्वेंट है, ये बंदा सॉल्वेंट है। तो ये दोनों जो है ना, वो ये 3000 और ये 6000 वो लेके आएंगे, और ये जो 6000 है वो नहीं लेके आ पा रहा है। सो इन दैट केस हम लोग ऑपोजिट साइड में बाई बैंक बोल के 3000 है ना, बाई बैंक बोल के 3000 और 6000 लिख देंगे। यहां पे देखो नथिंग, सी क्योंकि इंसॉल्वेंट है, सी नहीं लेके आ रहा है पैसा, 6000 नहीं लेके आ पा रहा है। तो इसका मतलब देखो आप, अगर बैलेंस अगर हम लोग करते हैं, 2000 था, सी का 2000 था, और यहाँ पे 6000 है, तो अगर देखा जाए तो हमारा 4000, सॉरी उल्टा तरफ लिख दिया मैं। सो अगर देखा जाए 6000, तो इसका मतलब सी का यहाँ पे 4000 का डेफिशिएंसी आ रहा है, 4000 का डेफिशिएंसी आ रहा है। तो ये 4000 का जो डेफिशिएंसी है, इसे तो हमें जीरो करना पड़ेगा, फर्म तो बंद हो जा रहा है, वी कैन नॉट कंटिन्यू दिस डेफिशिएंसी फॉर अ लॉन्ग। So what we are going to do is we have to find out what is the last agreed capital ratio. What is the amount of last capital? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 10,000 इज द लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो। तो 10,000 जो है वो हमारा कैपिटल रेशियो बन जाएगा, एंड वी विल बी डिवाइडिंग दिस डेफिशिएंसी इन दैट रेशियो। ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे जो 4000 है ना, ये ए कंट्रीब्यूट करेगा, ए दे रहा है सी का लॉस को 2000, बी दे रहा है 2000। आया ना समझ में? ये जो 4000 है ना, ये 4000 ए और बी, ए और बी ये लोग ये पैसा को, ये लॉस को झेलेंगे, ये लॉस को वो लोग रिकवर करेंगे, और सी को, सी के कैपिटल में वो लोग दे देंगे। तो सी का क्या है ना, बैलेंस हो गया। तो सी को ना अभी कोई पैसा देना है, ना उसे कुछ पैसा मिलना है, साफ साफ हो गया। तो यहाँ पे देखो सी में जाके 2000 लिख देंगे, और इसका एक कॉन्ट्रा एंट्री जो है या फिर उल्टा एंट्री जो है वो हम लोग यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है। तो टू सीज कैपिटल 2000 ए और बी के कॉलम में। अब हम लोग फाइनली इस लेजर को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने से कैपिटल में आता है मेरा 8000 ए में, बी में 8000, सी में तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो बैलेंस करके 4000 आया था नेगेटिव साइड में। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज 8000 और 8000 ये जो बैलेंस आया, ये फाइनल सेटलमेंट हो गया। ठीक है, ये फाइनल सेटलमेंट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, इलस्ट्रेशन 17 में, इट इज अ बिगर सम देन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन। यहाँ पे द एंटायर बैलेंस शीट ऑफ द डिसॉल्विंग फर्म इज गिवन। A, B, C are in the partnership, they share profits and losses equally. ठीक है, this is the balance sheet which is given. Sundry creditors and current as capital accounts of A, B, C is given. Current account of A is also given as 10,800. There is some assets also given, and current accounts of B and C 2000 6000 दिया हुआ है. It was decided to dissolve the firm on that date. The machinery and plant stock and debtors were sold by the firm for 70,000. Creditors were paid off, assuming that C is insolvent and could not meet his liability to the firm. Show necessary accounts, ledger accounts in the books of the firm. Apply Garner versus Murray principle. तो सबसे पहला हमारा काम यहाँ पे है कि हम लोग एक रियलाइजेशन अकाउंट को यहाँ पे खोलें, रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बनाएं। रियलाइजेशन में हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, वी ट्रांसफर ऑल दीज एसेट्स, ये सारे एसेट्स को, करंट अकाउंट को छोड़ दो, ये सारे एसेट्स को आप पहले तो भैया इस तरफ में यू ट्रांसफर। सो टू सन्ड्री डेटर्स हो गया, खाली कैश को छोड़ के, खाली आप कैश को छोड़ दीजिए, कैश को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स को आपको नीचे उतारना है। ठीक है, बाकी सारे एसेट्स को आपको नीचे उतारना है। तो आप कैश को छोड़ दो, तो आपको खाली डेटर्स से लेके स्टॉक एंड मशीनरी, खाली ये तीनों एसेट्स को आपको नीचे उतारनी है। तो आपने नीचे उतार लिया। ठीक है,
आपने नीचे उतार लिया, आपने लिख लिया टू सन्ड्री डेटर्स स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये वही वैल्यू में लिखेंगे जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिख रहा है, बस। इसके बाद हम लोग क्रेडिटर्स में जाएंगे, लाइबिलिटी साइड में जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्रेडिटर 64,000 है, इसको आप उतार दो ऑन दी ऑपोजिट साइड, ठीक है। ये आपने उतार दिया ऑपोजिट साइड में, ठीक है। ये आपने उतार दिया। अभी देखो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि क्रेडिटर्स को पूरा पैसा पेमेंट हो गया और मशीनरी प्लांट स्टॉक डेटर्स ये सब कुछ को मिला के ना अपने को पैसे मिले 70,000 रुपया। सो व्हाट वी विल बी राइटिंग हियर इज कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट सेल ऑफ एसेट्स और एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है, और एसेट्स रियलाइज्ड 70,000 रुपया एंड 64,000 भी पेमेंट करना हम लोग को, तो हम लोग उल्टा तरफ में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे, क्रेडिट कैश लिखेंगे यहाँ पे, पेमेंट टू क्रेडिटर 64,000। नाउ वी विल बैलेंस दिस लेजर। 165,200 is coming as total and the balancing figure of 31,200 is coming on the credit side which is representing loss on realization। तो इसको हम लोग PS रेशियो में डिवाइड कर देंगे which is equal 1/3 1/3 1/3। तो ये हम लोगों ने जैसे ही कर लिया, हमारा काम रियलाइजेशन अकाउंट का ना कंप्लीट हो गया। अभी हमारा काम क्या है, वी विल बी प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया हुआ है लेकिन हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पहले। कैपिटल अकाउंट खोलने के साथ साथ हमारा पहला काम टू ट्रांसफर बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड करेंट अकाउंट्स। तो यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है विच इज ABC का 24,000, 8,000 एंड 4,000। जस्ट राइट इट डाउन ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। तो देखो यहाँ पे 24, 8 एंड 4 एंड देन इन द क्वेश्चन अगेन इट इज गिवन दैट कि देयर इज करेंट अकाउंट ए का खाली पॉजिटिव है 10,800, बाकी बी और सी का नेगेटिव है 2,000 एंड 6,000। इसे भी अपने लिख देंगे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, इसे भी अपने यहाँ पे लिख देंगे। सो ये तो हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया, करंट अकाउंट का ए में आएगा यहाँ पे और बी का और सी का यहाँ पे आएगा, ये भी हम लोगों ने कर लिया। अभी हमारा काम है रियलाइजेशन में अपना जो भी लॉस आया ना 10,400 रुपये, उसको आप अकाउंट कर लो। तो ये लॉस है जिसको हम लोग डेबिट साइड में लाएंगे एंड वी नो दैट इन द क्वेश्चन कि यहाँ पे सी जो है वो इंसॉल्वेंट है। तो सी इंसॉल्वेंट है ना, तो सी जो इंसॉल्वेंट है वो खाली पैसा नहीं दे पाएगा ना, बाकी तो दे पाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों सॉल्वेंट है ना, और ये बंदा जो है ये इंसॉल्वेंट है। ये बंदा इंसॉल्वेंट है। तो अपने क्या कर रहे हैं, अपने ये जो 10,400 है ए का और ये बी का जो 10,400 है, ये दोनों ये लोग लेके आएंगे। तो यहाँ पे बाई कैश बोल के हम लोग 10,400 ए में और 10,400 बी में हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। एक सेकंड, ये पैसा तो उन लोगों ने कंट्रीब्यूट कर दिया जो लोग सॉल्वेंट थे, ठीक है। अभी हमारा काम है टू फाइंड आउट द डेफिशिएंसी ऑफ द पार्टनर हु इज बिकमिंग इंसॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है उसका कितना डेफिशिएंसी है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, मीनवाइल हम लोग ये कैश अकाउंट में भी डिटेल्स डाल देते हैं, ठीक है ना। कैश अकाउंट में देखो, यहाँ पे कैश अकाउंट में यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका कैश दिया हुआ है 1,600, इसको आप लिख दो। तो टू बैलेंस BD बोल के यहाँ पे 1,600 आएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सो ये 1,600 हम लोगों ने टू बैलेंस BD लिख लिया। जो भी एसेट्स हमारा रियलाइज हुआ 70,000 का, उसे हम लोग यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। जो भी लाइबिलिटीज़ हम लोगों ने पेमेंट किया, ये जैसे ये क्रेडिटर्स को पेमेंट किए ना, ये यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 64,000,
ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। इसके बाद आगे हम लोग पहले कैपिटल अकाउंट्स को कंप्लीट करेंगे, फिर ही हम लोग कैश अकाउंट को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, सो कैपिटल अकाउंट में हमारा अभी काम है टू फाइंड आउट डेफिशिएंसी ऑफ पार्टनर सी। सो सी का यहाँ पे टोटल डेफिशिएंसी देखो कितना है, 12,400 उसका टोटल डेफिशिएंसी होना चाहिए। कैसे, यहाँ पे देखो ये 6,000 और ये 10,400, टोटल 16,400 है। 16,400 से हम लोग देख रहे हैं ही हैड अ पॉजिटिव कैपिटल ऑफ 4,000 रुपीज। ये 4,000 रुपया, इसको माइनस करो कितना होता है, ये 16,400, इससे हम लोग अगर माइनस करते हैं 4,000 को तो वी आर गेटिंग 12,400। ठीक है, ये 12,400 जो है वो सी का डेफिशिएंसी हो गया। तो ये डेफिशिएंसी को ए और बी पूरा करेंगे इन देयर लास्ट अग्रीड कैपिटल रेशियो, एंड विच वॉज 24,000 एंड 8,000। तो 24:8 या फिर 3:1, 8 3 24 एंड 8 1 1। ठीक है ना, सो 24 में वापस बता दे रहा मैंने क्या किया, 24,000:8,000 ये रेशियो होगा। कहाँ से आया, ये रहा कैपिटल का बैलेंस, ये रहा 24,000, ये रहा 8,000। तो इन दोनों का रेशियो आप काटो ना, सारे जीरोस काट दो, 8 1 और 8 3 सो 3:1 इज द रेशियो ऑफ कैपिटल। सो ये 3:1 को हम लोग डिवाइड करें, ये जो 12,400 है ये 12,400 3:1 में डिवाइड होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग जाते हैं 12,400 डिवाइडेड बाई 4, 3,100, ये बी का हो जाएगा, एंड ए का होगा, इसे मल्टीप्लाई करना है 3 से। सो वी आर गेटिंग 9,300। सो ये 9,300 ए दे रहा है और 3,100 बी दे रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री या फिर ऑपोजिट साइड में भी एंट्री पास कर लो, 9,300 एंड 3,100, एंड दैट्स इट, वी आर डन। सो यहाँ पे अब हम लोग बैलेंस करेंगे। ठीक है, सो ए और बी का जो बैलेंसिंग फिगर विच इज कमिंग ऑन द डेबिट साइड कि इतना पैसा उन्हें मिलना है, 25,500 और 2,900, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग कैश अकाउंट को पूरा कर रहे हैं। देखो तो कैश अकाउंट में क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे कैश कहाँ पे है, 10,400 दे आर ब्रिंगिंग इन। सो 10,400 ए, 10,400 बी, ये लोग पैसे लेके आ रहे हैं। इसके अलावा फर्म से उन्हें पैसे मिल रहे हैं 25,500, 25,500 and 2,900 that will come on the credit side of cash account, and that's it. Always remember, the cash account should always match. Both the sides, debit and credit, should match, and there should not be any balancing figure.